स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड केस के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस को रेफर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिलेटेड आर्टिकल के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट, तो आर्टिकल 145 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 145 है उसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को डील किया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन है वो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग में अगर कोई केस है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा डील किया जाएगा। मिनिमम जो जजेस की जो संख्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रिगार्डिंग में 5 जज मिनिमम होने चाहिए। 5 जजेस की जो संख्या है वो यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए। क्या हायर नंबर ऑफ जज भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर में? तो यस स्टूडेंट्स, हायर नंबर ऑफ जजेस यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं अगर किसी केस को यहाँ पे इंटरप्रेट करना है और उससे ज़्यादा नंबर का जो जज की जो संख्या है उसका जो बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का रिगार्डिंग का जो यहाँ पे एक्ट है इसको 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया। 2018 के समय ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोसेस है, मेनली प्रोसेस यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो डोनेशन है उसके रिगार्डिंग में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। कुछ अपोजिशन पार्टीज के द्वारा इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो रेज किए गए हैं, क्योंकि आप देखें कि फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया और इसका मेन प्रोसेस यही था कि इसको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 1950 और 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, दो एक्ट हैं इसके, उन दोनों का डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। क्या 50 के अंदर यहाँ पे जो मेंबर हैं, जो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, जो पर्सन्स हैं, उनके रिगार्डिंग की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। क्या 1951 के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है उसको डील किया गया है। तो दोनों के बारे में आप रीड करना, आपका जो लक्ष्मीकांत बुक है उसके अंदर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951 के अंडर में। तो 1951 का जो एक्ट है उसके अंडर में जो यहाँ पे डिस्क्लोज करना था अपनी इनकम के बारे में, तो उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड इस एक्ट के थ्रू में। अगर हम इस एक्ट के बारे में बात करें तो आप देखिए कि किसी भी पर्सन के द्वारा 1000, 10,000, इसके अलावा 1 लाख, इसके अलावा 1 लाख है, 10 लाख है और 1 करोड़ रुपए हैं, वो यहाँ पे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसके अंडर में एक तो रजिस्टर होना चाहिए। सेक्शन 29A है उसका, सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो डील करता है किसके बारे में? रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। और लास्ट जो इलेक्शन कंटेस्ट हुआ है किसी भी स्टेट के अंदर में या हमारा जनरल इलेक्शन, उसके अंदर मिनिमम 1% जो वोट हैं वो उस पार्टी के द्वारा सिक्योर किए गए हों, मिनिमम 1% जो वोट हैं वो लिए गए हों, उस पार्टी यहाँ पे एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फंडिंग है उसके रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें फंडिंग को किस तरीके से किया जाएगा, 4 मंथ्स हैं जिसके अंदर एसबीआई की जो सिलेक्टेड ब्रांच है, एसबीआई की जो सिलेक्टेड ब्रांच है उसके अंदर में आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकते हो, अपना जो मनी है उसको डोनेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स वो जो मंथ है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई है और अक्टूबर है। अभी रिसेंटली इसके अंदर क्या अमेंडमेंट किया गया है इसके कंप्लीटली प्रोसेस के अंदर में, अगर यहाँ पे हमारे जो जनरल इलेक्शन है, मींस हमारा जो लोकसभा के इलेक्शन कंटेस्ट होंगे, तो 1 मंथ का एक स्पेशल ओपनिंग मिलेगा, 1 मंथ का एक स्पेशल ओपनिंग मिलेगा यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में। वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को एक अलग से महीना है जिसके अंदर में वो यहाँ पे डोनेट किया जा सकता है, उनको जो फंडिंग है वो आ सकती है। अब रिसेंटली जब लास्ट ईयर गुजरात के इलेक्शंस हुए थे दिसंबर के अंदर में, तो स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस होंगे ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे, वहाँ भी जो 15 डेज का एक स्पेशल ओपनिंग है वो दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में, जिससे कि यहाँ पे जो फंडिंग है वो रिसीव की जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोसेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इस सेक्शन 29A के थ्रू रजिस्टर होनी चाहिए। डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का क्या प्रोसेस है? क्या हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको पावर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की? तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन को अभी तो पावर नहीं है किसी भी पार्टी को रजिस्टर करने की। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है सेक्शन 29A
ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, और 1951 का ही ये एक्ट है जो पॉलिटिकल फंडिंग को यहाँ पे एग्जेम्प्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी इसका इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसके रिगार्डिंग में जो केस है उसको फाइल किया गया है। अगर हम बात करें एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी सिलेक्टेड ब्रांच के अंदर आप इस तरीके से जो मनी है वो डोनेट कर सकते हो। 15 डेज के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उसको कैश के अंदर में कन्वर्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो निठारी जो विलेज है नोएडा के अंदर में, नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर में, दिल्ली के पास में है निठारी, वहाँ पे एक गाँव है। उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों का मिसिंग के केस आने लगे थे 2006 के समय में। फिर उस निठारी विलेज के अंदर काफ़ी सारे बंगलोज हैं। अब प्रेजेंटली तो वो नोएडा का पार्ट है, पहले वो गांव हुआ करता था निठारी विलेज। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर एक बंगलो के अंदर में वहाँ के जो ओनर हैं और उसके जो उनके जो असिस्टेंट हुआ करते थे, उनके द्वारा काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे किडनैप करना, उनके जो एविडेंस है, बॉडी के जो एविडेंस है वो मिले थे। उसके अंदर उन पर्सनस को यहाँ पे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। काफ़ी फेमस केस हुआ था निठारी किलिंग। इस केस के बारे में आप स्टूडेंट, एक क्राइम जर्नलिस्ट है सम ताहिर खान, वो काफ़ी सारे ऐसे जो हमारे क्राइम्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो कहानियां हैं वो बताते हैं। तो आपको अगर समय मिले तो आप ज़रूर से उनके सुनना इसके बारे में, निठारी किलिंग के बारे में, जिसके अंदर आप देखें कि जब पर्सन जब यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या इस तरीके की जो प्रॉब्लम से डील करता है तो किस तरीके से वो किलिंग है इनके रिगार्डिंग में पहुंचता है। इसके अंदर पुलिस के रिगार्डिंग में पुलिस के द्वारा ऐसे जो एफआईआर था या जो चार्जशीट थी उसके अंदर ऐसे भी डील किया गया था कि इनके द्वारा जो ऑर्गन्स है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रैफिकिंग ऑफ ऑर्गन्स, स्मॉल जो चिल्ड्रंस हैं उनका। तो स्टूडेंट्स वो सब यहाँ पे पुलिस के द्वारा इन एविडेंस है वो प्रेजेंट नहीं कर पाए थे इस केस के अंदर में, जिसमें काफ़ी सारे जो 2 पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे एक्यूज हैं, उनको एक्विट किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। लोअर कोर्ट के द्वारा इनको डेथ पेनल्टी है वो दे दिया गया था, बट हाई कोर्ट के द्वारा उनको यहाँ पे एक्विट किया गया है। उनका जो सज़ा है, एक जो असिस्टेंट है उसको तो कम्प्लीटली एक्विटेड कर दिया गया, जितने भी केस हैं उन सभी के अंदर में। और अगर हम बात करें जो मेन ओनर हुआ करता था उस बंगलो का, उनको यहाँ पे बेसिकली 2 या 3 केस हैं जिनके अंदर एक्विट किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, हमारे यहाँ पे एक कमेटी बनी थी क्रिमिनल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में, वीएस मलीमथ नाम का जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि हमारे यहाँ पे जो फोरेंसिक है, जो फोरेंसिक का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सही से होना चाहिए। नहीं तो आप देखिए कि इस तरीके के लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट के द्वारा उन पर्सनस को एक्विट करना होता है, कोर्ट के द्वारा उन पर्सनस को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद में जो क्रिमिनल है, जो कन्विक्टेड जो पर्सनस है, जिसको यहाँ पे कन्विक्ट किया गया है, उसको चार्ज करना, उसका एविडेंस को प्रूव करना, ये यहाँ पे पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इवन द जो क्राइम सीन है उसको काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे काफ़ी सारे जो एविडेंस है वो प्रेजेंस होते हैं, बट अगर वहाँ पे पुलिस एक्सपर्ट नहीं है, फोरेंसिक का अच्छे से प्रेजेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे उन पर्सनस को इन द लेटर फॉर्म अगर हम बात करें या एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर उनको कोर्ट्स के द्वारा एक्विटी किया जाएगा लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये संडे के न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ थी, संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर हम आपको ये ऐड नहीं कर पाए कल के डिस्कशन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में है कि कम्प्लीटली वल्नरेबल हैं आफ्टर द कोविड-19, और जो कोविड-19 के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन्स है इनको प्रोवाइड किया गया था। इसके अंदर बेसिकली एक स्कीम के बारे में भी डिस्कस किया गया है, पीएम सेवा निधि। पीएम सेवा निधि स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीएम सेवा निधि स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री सेवा, SVA सेवा, और निधि सेवा निधि। तो पीएम सेवा निधि क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर जो है आत्मनिर्भर निधि, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम था। सेंट्रल सेक्टर क्या होता है? सेंट्रल सेक्टर वो होता है जिसके अंदर 100% जो पैसा है सेंटर के द्वारा यहाँ पे कैरी किया जाएगा इस स्कीम के रिगार्डिंग में। स्टेट्स का जो शेयरिंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इस पीएम सेवा निधि स्कीम के अंदर में एलिजिबल थे? ऐसे स्टेट्स जिनके द्वारा 2014 का जो स्ट्रीट वेंडर लाइवलीहुड जो एक्ट है, जिसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको नोटिफाई किया गया है। 2014 का एक एक्ट है जो स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में है, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके रिगार्डिंग में एक केस है, एक एक्ट है 2014 का। उस एक्ट को जिन भी स्टेट्स के द्वारा नोटिफाई किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, उन्हीं स्टेट्स यहाँ पे वहाँ के ही जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो एलिजिबल हैं बेसिकली पीएम सेवा निधि के अंडर में।
पीएम सेवा निधि के बारे में आपको यहाँ पे बेसिकली उसका जो फंडिंग का जो पैटर्न है उसके बारे में पता होना चाहिए। 3 जो किस्तें हैं, 3 जो ट्रेंच है उसके अंदर जो पैसा है वो दिया जाएगा। फर्स्ट ट्रेंच के अंदर 10K है, सेकेंड ट्रेंच के अंदर 20K है, उसके बाद में आपको 50K तक का जो पैसा है स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोलेटरल फ्री लोन है। कोलेटरल आपको कोई भी यहाँ पे बीच में जो कोलेटरल है वो नहीं देना होगा। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है पीएम सेवा निधि स्कीम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ये जो बेसिकली स्कीम है उसको कवर किया गया है। फर्स्ट ट्रेंच, सेकंड ट्रेंच एंड थर्ड ट्रेंच के बारे में बात किया। विदाउट कोलेटरल के बारे में बात की, कौन कौन से स्टेट्स एलिजिबल है। ऐसे स्टेट्स जिनके द्वारा 2014 का जो स्ट्रीट वेंडर लाइवलीहुड एक्ट है उसको नोटिफाई किया गया है, लाइवलीहुड एक्ट को यहाँ पे नोटिफाई किया गया है, वही स्टेट्स इसके लिए एलिजिबल है। फंडिंग के पैटर्न के बारे में बात की। डिजिटल फंडिंग यहाँ पे की जाएगी जिससे डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। इजराइल का जो मैप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गाजा स्ट्रिप का जो नॉर्दर्न पार्ट से यहाँ पे हमास को जो काउंटर करने की रिगार्डिंग में इजराइल के द्वारा नॉर्दर्न पार्ट से जो सिविलियंस है उनको ट्रांसफ़र किया गया है सदर्न पार्ट के लिए। सिविलियंस के द्वारा जो कंसर्न्स है वो क्या रेज किए गए हैं कि उनको आने वाले समय में जो सनाई पेनिनसुला है, जो सनायर पेनिनसुला है उसके अंदर में यहाँ पे सेंड किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली कौन सा, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। बेसिक अकाबा एक वैसे सिटी का नाम है। जो सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है लेबनान के अंदर में, सॉरी जॉर्डन के अंदर में वो सिचुएटेड है। लेबनान तो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है इजराइल के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी केस के रिगार्डिंग में, यहाँ पे जो अरब लीग के जो चीफ हैं उनके द्वारा जो कंसर्न है वो रेज किया गया है कि इस तरीके से सिविलियंस को परेशान ना किया जाए, मिलिट्री ऑपरेशंस अब एंड होने चाहिए गाजा के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अरब लीग के बारे में, आपको अरब लीग के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अरब लीग के बारे में अगर हम बात करें तो अरब लीग का जो इस्टेब्लिशमेंट है स्टूडेंट्स 1945 के समय इस अरब लीग को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। 1945 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। उस समय एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, अलेक्जेंड्रिया नाम का एक प्रोटोकॉल हुआ करता था जिसके थ्रू यहाँ पे अरब लीग को इस्टेब्लिश किया गया। 22 जो अरब नेशंस हैं वो इसके पार्ट हैं, 22 अरब नेशंस इसके पार्ट हैं जिसके अंदर अरेबियन पेनिनसुला है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री हैं, इजिप्ट है, मोरक्को है, ये जो कंट्रीज है जहाँ पे अरब स्प्रिंग भी आपको देखने के लिए मिला था। तो स्टूडेंट्स मोरक्को के अंदर अरब स्प्रिंग नहीं था, मोरक्को अभी रिसेंटली अर्थक्वेक की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था। आपको जो अरब स्प्रिंग है उनके बारे में पता होना चाहिए। लीबिया का जो कंट्री है, टूनीशिया, लीबिया, ये सब कंट्रीज हैं जहाँ पे अरब स्प्रिंग आपको देखने के लिए मिला। 2009-10 का जो एरा है उसके बाद में आईसिस का जो ओरिजिन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अरब लीग के बारे में हमने डिस्कस किया। 1945 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। 22 कंट्रीज इसके पार्ट हैं। कहाँ से इसको इस्टेब्लिश किया गया था? इजिप्ट की जो कैपिटल है कैरो से इसको स्टार्ट किया गया। अरब लीग को अरब के जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप, उसको यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी अरब के अंदर जो ईरान की जो कंट्री, ईरान जो है वो बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं है, बट वो मुस्लिम कंट्री होते हुए भी यहाँ पे अरब लीग का पार्ट नहीं है, तो ईरान को उसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। इसके अलावा आप देखिएगा अगर हम बात करें इजराइल के बारे में, क्या इजराइल को यहाँ का पार्ट है अरब लीग का? तो इजराइल भी इसका पार्ट नहीं है। उसके अलावा मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भी जो कंट्री हैं वो इसका पार्ट है। सोमालिया इसका पार्ट है या नहीं है ये आप जरूर से रीड करना, कौन कौन से 22 कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इसी एरिया से रिलेटेड जो हमारा मिडिल ईस्ट का जो रीजन है उससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारे ऐसे जो ग्रुप्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए आपको। एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? सऊदी अरेबिया के अंदर एक जगह है जेद्दा, सऊदी अरेबिया के अंदर एक जगह है जेद्दा। यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना ये जॉर्डन है, तो जॉर्डन के आप देखें कि ये जो रेड सी का जो एरिया होगा ना, ये रेड सी का एरिया, इस रेड सी के एरिया के इधर ही सिचुएटेड है सऊदी अरेबिया का जो जेद्दा नाम का जो शहर है वो वहाँ पे, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखें कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है।
एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जिसको 1982 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। 6 कंट्रीज इसका पार्ट हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। तो ये दो तीन ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग में हैं। स्टूडेंट्स, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग एक केस है जिसको हमने पिछले कुछ दिनों से डिस्कस किया था, तो उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लाइन कर दिया गया था। इनिशियल फेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को रेफर किया गया था एम्स का जो मेडिकल बोर्ड है उसको, बट मेडिकल बोर्ड के द्वारा माना गया कि वुमेन को अपना बॉडी के ऊपर ऑटोनॉमी है, बट अगर हम बात करें कि जो चाइल्ड है जो अनबोर्न चाइल्ड है उसका भी कुछ राइट है, उसको हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ऑब्जर्व किया गया कि हम ऐसा डिसीजन नहीं दे सकते कि कोई अनबोर्न जो चाइल्ड है उसकी जो हार्ट बीट्स है उसको रोक दी जाए यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा। तो बेसिकली उसके राइट्स को भी यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। 26 वीक का प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग में या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब 2021 के समय इसका जो एक्ट है 1971 से इसको चेंज किया गया। पहले 12 वीक्स तक का प्रोविजन हुआ करता था जिसमें एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा डील किया जाता था। अब उसको 20 वीक्स तक कर दिया गया है कि 20 वीक्स तक एक के ही द्वारा डील किया जाएगा। अगर 20 से जो 24 का जो एक्सटेंशन दिया गया है जिसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसको डील किया जाएगा। अगर आफ्टर द 24 कोई यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का केस है तो उसको मेडिकल बोर्ड को रेफर किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड अगर सजेस्ट करता है तो ही उसको यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा। इसके अलावा 7 स्पेशल कैटेगरी भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं जिसके अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। सपोज कीजिए कोई चाइल्ड है उसके साथ में किसी ने रेप का जो केस है वो यहाँ पे किया गया है, तो अगर उसके यहाँ पे बच्चा है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का रिगार्डिंग में अलग से एक कुछ कॉन्स्टिट्यूट की गई है। माइनर पर्सन होना चाहिए, रेप विक्टिम होना चाहिए, ऐसे कुछ काफ़ी सारी, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो यहाँ पे बताई गई हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात का रिगार्डिंग में केस है। गुजरात के अंदर ये केस सामने आया था लास्ट ईयर जिसके अंदर क्या हुआ था कि बेसिकली कुछ पर्सनस है, उन पर्सनस को पोल जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है उसके साथ में उनको यहाँ पे उनको पनिश किया गया है, कोड़े लगाए गए थे बेसिकली पब्लिकली वे में। तो स्टूडेंट्स ये कम्प्लीटली पुलिस का जो प्रोसीजर है उसके कम्प्लीटली अगेंस्ट था। गुजरात हाई कोर्ट ने विक्टिम्स को बेसिकली यहाँ पे इस तरीके का जो टॉर्चर करने का जो प्रोसेस था, जो कोड़े लगाने का जो प्रोसेस था, उसके अगेंस्ट में विक्टिम्स को जो मॉनिटरी रिलीफ है वो प्रोवाइड करने की बात की गई थी, तो बट उनके द्वारा यहाँ पे मॉनिटरी रिलीफ को एक्सेप्ट नहीं किया गया है पुलिस के साथ में, और इसको एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में माना गया। आगे इनके केस है उसकी सुनवाई की जाएगी। मीन्स विक्टिम के द्वारा जो रिफ्यूज़ किया गया है मॉनिटरी रिलीफ के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट इस केस के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, एक तो आपको टॉर्चर के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में हाईली जो टॉर्चर के जो केस हैं, कस्टोडियल टॉर्चर के जो केस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर एक DK बासु केस है। DK बासु बेसिकली एक पर्सन हुआ करते थे जिनको जेल के अंदर में वो पर्सन थे, तो उनके द्वारा एक जो लेटर्स है वो लिखे गए थे, और DK बासु के आफ्टर द डेथ ये जो लेटर्स हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या मीडिया के अंदर वो सामने आए थे। 1982 या 84 का ये केस है, DK बासु केस बंगाल का। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पे अपने कोग्निजेंस के अंदर में लिया और उस केस के रिगार्डिंग में जो जजमेंट्स है वो पास किए गए कि कस्टोडियल डेथ है उसको यहाँ पे नहीं करना है, टॉर्चर नहीं करना चाहिए पुलिस के द्वारा। आप देखिए कि हमारा जो आर्टिकल 21 हम रीड करते हैं, आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है उसके अंदर भी जो हैंड कफ है उसको अलाउ नहीं किया गया है कि आपके जो हथकड़ी है वो नहीं लगाई जा सकती है पुलिस के द्वारा। तो DK बासु केस जो कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में है, आपको कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में पता होना चाहिए क्या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो टॉर्चर का जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया गया है, क्या हमारी क्या इंडिया के द्वारा जो UN का जो कस्टोडियल टॉर्चर का जो केस है उसको क्या यहाँ पे कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया गया है। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सरोगेसी के बारे में है। तो यहाँ पे एक वुमेन के द्वारा केस फाइल किया गया कि मैं सिंगल वुमेन हूँ और मेरा जो एज है जो यहाँ पे बताया गया है कि 35 टू 45 की जो एज है उसके अंदर में कोई विडो हो, कोई यहाँ पे विडो हो 35 टू 45 की एज के अंदर में, या डाइवोर्स वुमन हो, उसको बेसिकली जो सरोगेसी है वो अलाउ किया गया है। उसको जो बेसिकली जो सरोगेसी है वो अलाउ किया गया है। बट मुझे बेसिकली जो सिंगल वुमेन है उसको क्यों नहीं अलाउ किया गया यहाँ पे सरोगेसी, उसके रिगार्डिंग में जो केस है वो हाई कोर्ट के अंदर में यहाँ पे फाइल किया गया है। तो हाई कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया है कि बेसिकली
सिंगल वुमेन को यहाँ पे क्यों यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया आउट ऑफ दिस, ये जो एज का जो क्राइटेरिया है जो बताया गया है उसके अंडर में। सबसे पहले हम सरोगेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सरोगेसी क्या इंडिया में कौन से टाइप की जो सरोगेसी है वो अलाउ है? ये सब जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सोशल जस्टिस या सोशल इश्यूज के पार्ट हैं। और आप देखिए कि लास्ट 2-3 ईयर से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में थे, लास्ट 2-3 ईयर से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सरोगेसी का जो केस है, सरोगेसी का केस है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कॉमर्शियल सरोगेसी है उसको इंडिया के अंदर बैन किया गया था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे केस हैं, वो आपको जो जजमेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सरोगेसी के बारे में, तो इंडिया के अंदर 2 टाइप की जो सरोगेसी है वो हुआ करती थी। एक सरोगेसी आपको देखने के लिए मिलती है कॉमर्शियल, हुआ करता था पहले, अब कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया गया 2016 के समय कि कॉमर्शियल सरोगेसी इंडिया के अंदर नहीं होगी। अब देखिए कि क्यों किया गया ऐसा, कि काफ़ी सारे ऐसे रिच कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे ऐसे हाई इनकम कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इंडिया के अंदर में जो गरीब जो महिलाएं हैं उनका यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया गया है इस कॉमर्शियल सरोगेसी के थ्रू। और इंडिया एक कैपिटल के रूप में इमर्ज हुआ था कि बाहर के काफ़ी सारे जो फॉरेन कपल्स हैं वो इंडिया में आने लगे, और इंडिया की जो यहाँ पे लेबर से रिलेटेड जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे सरोगेट मदर के रूप में वो अडॉप्ट करने लगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी के रूप में, एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी के रूप में, तो एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी को स्टिल अलाउ है हमारी कंट्री के अंदर में। एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी क्या होती है, कोई कपल्स हैं, सपोज कीजिए एक मेल है एक फीमेल है, ये कपल्स हैं, इनका ही रिलेटेड जो ब्लड रिलेशन के अंदर में या कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन के अंदर में कोई पर्सन्स है तो उसको एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी या एथिकल जो सरोगेसी है उसका पार्ट माना गया है। अब यहाँ पे वो हो सकता है कि मेल का कोई यहाँ पे रिलेटेड हो या फीमेल से रिलेटेड हो, लाइक फीमेल का कोई सिस्टर हो या उसकी कोई यहाँ पे बुआ या कोई भी रिलेशन हो उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे एल्ट्रुस्टिक सरोगेसी है उसको अलाउ किया गया है। अब कौन कपल्स हैं वो अलाउ हैं, कौन ऐसे कपल्स हैं जो अलाउ हैं जिनको यहाँ पे सरोगेसी के थ्रू अलाउ किया गया है कि आप बेसिकली अलाउड हो। आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो मैरिज का एज है वो क्या है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अभी प्रेजेंटली मैरिज का एज फीमेल का 18 है और मेल्स का 21 है। आप देखिए कि फीमेल्स का भी 21 करने की बात की गई थी, बट बाद में इसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए काफ़ी सारे, और अभी तक वो कंप्लीटली जो पास है वो नहीं हो पाया था। फीमेल का जो 18 का जो उम्र है उसको 21 करने की रिगार्डिंग में कौन सा कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम आपको पता होना चाहिए, जया जेटली कमेटी है। जया जेटली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 18 से 21 का जो उम्र है उसके रिगार्डिंग में। तो हमारे यहाँ पे जो मैरिज का जो एज है 18 to 21, ये एज कम्प्लीटली आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो हो चुका होना चाहिए, किसके रिगार्डिंग में, आपका मैरिज का। और उसी के बाद में आप यहाँ पे अलाउ हो आपका क्या, सरोगेसी के रिगार्डिंग में। तो मिनिमम एज जो बेसिकली बताई गई है वो यहाँ पे आप देखिए कि 23 यहाँ पे फीमेल की एज होनी चाहिए और 26 जो है मेल की एज होनी चाहिए। यही कपल्स हैं जो अलाउड हैं यहाँ पे। इनको जो सर्टिफिकेशन है, इनका जो बोर्ड के द्वारा एक सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि बेसिकली ये पीपल सरोगेसी के प्रोसेस के लिए अलाउ हैं। फिर किसी जो रिलेशंस के अंदर में जो एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है वो अलाउ की गई है, जिसके अंदर में कोई भी कैश है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी कैश है जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो नहीं किया जाएगा, जो कि आपको कॉमर्शियल सरोगेसी के अंदर देखने के लिए मिलता था। तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कैश नहीं दिया जाएगा बट बेनिफिट्स आप दे सकते हो, चाहे उसका जो फूड का केयर है, हेल्थ का केयर है, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी, जिसके अंदर में जो कपल्स हैं उनको अलाउ किया गया है। यहाँ पे आपको एज के बारे में पता होना चाहिए, कितना से कितना एज, मिनिमम एज 23 है, 23 से लेकर 50 का एज होना चाहिए, और 26 से लेकर 55 का जो एज है वो मेल के लिए अलाउ किया गया है, फीमेल के लिए ये एज है जो अलाउ किया गया है। और जो सरोगेट जो मदर है जो इस सरोगेसी के प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए, उसका जो एज है वो 35 to 45 है, और ऑलरेडी उनके बच्चे होने चाहिए, साइकोलॉजिकल वो फिट होने चाहिए, ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है रिगार्डिंग दिस सरोगेसी एक्ट। तो इसके बारे में आप रीड करना सरोगेसी के बारे में। कॉमर्शियल सरोगेसी इंडिया के अंदर कंप्लीटली बैन है, कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है, हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उसके अंदर सबसे बड़ा जो कंसर्न आपको देखने के लिए मिलता है वो है बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट का।
इंदौर एकमात्र ऐसा सिटी है हमारा जिसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। इंदौर है, सूरत है, ये कुछ ऐसे हमारे सिटीज़ हैं जिनके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से किया गया है। बेंगलोर के रिगार्डिंग में ये जो आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर ये पब्लिश हुआ था, उसके रिगार्डिंग में बेसिकली ये है कि जो नए जो वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में जो नई लैंड फिल्स के एरिया हैं या नए जो साइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है बेंगलोर के रिगार्डिंग में, क्योंकि सिटी के जो ऑलरेडी जो सिटी के अंदर बेंगलोर सिटी के अंदर जो ऑलरेडी यहाँ पे जो इनके साइट्स होंगे अलग अलग जिसके अंदर भी वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो किया जाता है, वो बेसिकली ओवरबर्डन हो चुके हैं। तो आउटसाइड द बेंगलोर यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं वहाँ का जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप देखें कि स्टूडेंट्स अब प्रेजेंट समय में 5000 जो टन्स है एक दिन के अंदर जो कचरा है वो निकलता है, वहाँ पे वेस्ट है जो निकलता है उस सिटी से। आने वाले समय में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो 6000 के आसपास जाएगा, 6000 टन्स के आसपास। तो उसी के रिगार्डिंग में जो नई साइट्स हैं वो यहाँ पे खोजी गई हैं बेंगलोर के द्वारा। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, जो ओखला है, गाजीपुर है एंड भलसवा का जो साइट्स है उनके बारे में कुछ दिन पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग में कि आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि जो फ्रीडम जर्नलिस्ट का जो फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसके अंदर हमारा जो रैंक है वो कितना है, या कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। नेक्स्ट अगर उन्हीं का जो यहाँ पे जो न्यूज़ क्लिक है एंड जिसके अंदर जर्नलिस्ट को यहाँ पे पकड़ा गया है, पुलिस के द्वारा इंटरोगेट किया गया है, जिसके अंदर जर्नलिस्ट का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर में। हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे जो मिसकंडक्ट है, अनएथिकल प्रैक्टिस हैं वो सामने आई थी, तो उसी के रिगार्डिंग में WHO के द्वारा गाइडलाइंस इश्यू किए गए कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो सिरप की जो एजेंसीज़ हैं, सिरप की जो मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो भी दवाइयाँ जहाँ पे बनती हैं सिरप, कप सिरप से रिलेटेड, उसका टेस्टिंग है वो किया जाएगा। तो CDSCO के द्वारा 2 ऐसी लेबोरेटरी हैं जिनको यहाँ पे बनाया गया है, जिसके द्वारा ये बेसिकली कप सिरप का जो सिरप है उसके सैंपल्स को टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि USA, चाइना के बाद में इंडिया ही 3rd नंबर पे ऐसा है जिसके अंदर फार्मा का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हमारा गगनयान मिशन है उसके अंदर का जो टेस्ट है वो यहाँ पे उसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। कहाँ से ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ये किया जाएगा हमारे यहाँ पे जो श्रीहरिकोटा है, सतीश धवन स्पेस स्टेशन है। श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश का जो पुलिकेट लेक है उसके पास ही आपको देखने के लिए मिलेगा। एक आइलैंड है पुलिकेट लेक, आपको पता होना चाहिए 96% किसके अंदर में आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। 96 आंध्र प्रदेश के अंदर, 4% तमिलनाडु के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है पुलिकेट लेक। दिस इज ऑल अबाउट द गगनयान मिशन के बारे में है। अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट बासमती राइस के बारे में है। अब देखिए राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे जो बैन है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, उसी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं हमारे यहाँ फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि राइस का जो नया स्टॉक है वो सामने आ चुका है और गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड किया गया था कि जो $1200 है वो मिनिमम यहाँ पे मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। तो फार्मर्स के द्वारा कंसर्न्स रेज किया गया कि हमारे पास नया स्टॉक है प्रेजेंट समय में और इसकी हाईली डिमांड है, ईरान के अंदर, US के अंदर में हाईली डिमांड है। अब देखेंगे इंडिया के द्वारा ऐसा जो एक्सपोर्ट है उसको क्यों बैन किया गया है या कुछ क्राइटेरिया हैं क्यों डिसाइड किए गए, उसके बिहाइंड के रीजन ये है जितने भी राइस का जो ग्रोवर जो कंट्रीज हैं जिनके अंदर राइस अच्छे से आपको देखने के लिए मिलता है, उन सभी के द्वारा ये एक्सपोर्ट है उसको बैन किया गया है। चाहे वो म्यांमार हो, मलेशिया के रीजन के जो राइस हो, उन सभी के द्वारा बैन लगाया गया है। उसके बिहाइंड के रीजन ये हैं कि इस साल जो मानसून है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा स्टूडेंट्स। अगस्त का जो मंथ है, सितंबर का जो मंथ है वो काफ़ी ड्राई रहे, तो उसी की वजह से यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए गए थे कि ये हो सकता है कि फूड के अंदर इन्फ्लेशन यहाँ पे क्रिएट हो और ये राइस की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा जो बैन है वो लगाया गया है। ये कुछ जो लिमिट है वो यहाँ पे डिसाइड की गई है। फार्मर्स का कंसर्न ये है कि नया स्टॉक आ चुका है पर मार्केट के अंदर कोई बायर नहीं है, बायर ना होने की वजह से उनका जो फूड है उसका कोई प्राइस है वो डिसाइड करने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें होलसेल प्राइस के बारे में है, होलसेल प्राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए। WPI का ये किसको डील करता है, होलसेल प्राइस को यहाँ पे डील किया जाता है। जो बल्क वे में जो सामान खरीदा जाता है उसको यहाँ पे डील किया जाता है किसके द्वारा, होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा।
बेस ईयर क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स का? बेस ईयर इसका है 2011 और 12 इसका बेस ईयर है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो सर्विस के अंदर जो यहाँ पे चेंज आता है, सर्विस सेक्टर के अंदर जो चेंज आता है, सर्विस सेक्टर के अंदर जो चेंज आएगा उसको नहीं डील किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा। इसको यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट के रूप से भी जाना जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो रेट है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो रेट है उसके रूप से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सॉरी ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT जो है, इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, जिसके द्वारा इसको डील किया जाता है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स को। WPI का बेस ईयर 2011-12 है। सर्विस को कैप्चर नहीं किया जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के रूप से हम इसको जानते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स सिमिलर आपको देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वाडोर के बारे में है, इक्वाडोर के जो नए प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हुए हैं, यंगेस्ट एवर यहाँ के प्रेसिडेंट है। इक्वाडोर कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये हमारा लैटिन अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इक्वाडोर है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कौन सा कंट्री है? यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कोलंबिया। यहाँ पे आपको जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट कोलंबिया। कोलंबिया यहाँ पे है। इधर कौन सा कंट्री है? ये है स्टूडेंट्स पेरू। और पेरू तो आपने काफ़ी बार रीड किया होगा लीनो लानीनो इनके पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे देखिए कि इक्वाडोर सिचुएटेड है, काफ़ी वायलेंट कंट्री है लैटिन अमेरिका का। लैटिन अमेरिका के 3-4 कंट्री हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हैं, ट्रैफिकिंग की वजह से जाने जाते हैं, कोकीन का ट्रैफिकिंग किया जाता है वहाँ पे, और भी काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स हैं, उनका नेक्सस आपको इन कंट्रीज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि वेनेजुएला है, वेनेजुएला है। इसके अलावा होंडुरस है, होंडुरस है, वेनेजुएला, होंडुरस और कोलंबिया। वेनेजुएला, होंडुरस, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सभी कंट्रीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो पीस को रिस्टोर करना इनका मेन टारगेट है। यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं इक्वाडोर के अंदर में। ये पेरू है। पेरू का रीजन किस वजह से जाना जाता है? अल नीनो ला नीनो का जब भी बात होगा तो यहाँ पे जोग्राफिकल फीचर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज डिस्कशन। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने जो सरोगेसी का जब केस रीड किया था तो उस समय मैंने वो मदर को मर्डर के नाम से प्रोनाउंस कर दिया था, तो थोड़ा जल्दबाजी में हुआ स्टूडेंट, सॉरी उसके लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए जो भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उनको अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी